This is lecture 17th for isomerism. We are NB13 batch and today is 26th October. Okay. तो स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है. जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते क्या होता है ये. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ रखना होता है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमें अवे फ्रॉम द व्यूअर रखना होता है. तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज केप्ट अवे फ्रॉम द व्यूअर, इज केप्ट अवे फ्रॉम द व्यूअर. व्यूअर मतलब हम लोग, वी द पीपल. तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो क्या होता है, व्यूअर से बहुत दूर होता है. तो इस वाले कंपाउंड में देखिए हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सबसे दूर है. डैश वेज मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर, सॉलिड वेज मतलब कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, सॉलिड वेज मतलब कमिंग आउट ऑफ द पेपर, डैश वेज मतलब गोइंग इनसाइड द पेपर. एंड जो स्ट्रेट लाइन्स है वो स्ट्रेट लाइन्स क्या होती है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर होती है. तो इसका मिरर अगर लगाएंगे तो मिरर में उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, मिरर इमेज जो बनेगा उसके ऊपर ये कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनांशियोमर्स. जो मिरर इमेजेस एक दूसरे पे इम्पोज नहीं कर सकते, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनांशियोमर्स. तो ये दो एनांशियोमर दिख रहे हैं यहाँ पे, एस एनांशियोमर एंड आर एनांशियोमर. तो नाम लिखने का तरीका भी सिखाया था. अगर हम लोग एस लिखते हैं तो स्टार्टिंग में ऊपर से एस लिखते हैं ऐसे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया. और अगर आर लिखते तो आर क्लॉकवाइज हो गया, तो आर का गोला क्लॉकवाइज बनाते. तो ये चीज़ अपन लर्न कर सकते हैं. लेकिन ये चीज़ कब वैलिड है? ये चीज़ तभी वैलिड है जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर है तब. तो ये कंडीशन फॉलो होने के लिए क्लॉकवाइज वाला आर बनने के लिए और एंटी क्लॉकवाइज वाला एस बनने के लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर हो जाए. ठीक है. तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज और डाउट्स इन दिस. नहीं है, बढ़िया. इसको करते डिलीट, अपन बढ़ते आगे. ठीक है. तो ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था. वो आई का रोटेशन बहुत बार हो गया. ये ए बी सी जो है वो आई का रोटेशन है. आई के रोटेशन के अकॉर्डिंग ये आर दिख रहा है. टू क्यों है? क्योंकि सेकंड नंबर पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है. तो ये टू ब्यूटेनॉल जो नाम है, ये टू ब्यूटेनॉल तो अपन ने पहले स्टडी किया है आईयूपीएसी में. नोमेनक्लेचर में टू ब्यूटेनॉल सीख लिया था. अभी अपन ने उसको आर नाम दिया. तो आर क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आर है. ठीक है. अब इसमें और एक पॉइंट बताया था, आर एंड एस का. एक सेकेंड. ओके. डी एंड एल से कुछ लेना देना नहीं है. जो आर है वो डी भी हो सकता है, वो एल भी हो सकता है, और जो एस है वो डी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है. तो इसका कुछ भी लेना देना नहीं है. इस चीज़ का अपन याद रखें, इस चीज़ को ध्यान में रखें. आर कैन बी डी, आर कैन बी एल, एस कैन बी डी, एस कैन बी एल, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड. कुछ कंपाउंड्स के लिए आर वाला डी दिखाता है, कुछ कंपाउंड्स के लिए एस वाला डी दिखाता है. जिन कंपाउंड्स के लिए आर वाला डी दिखाता है उनके लिए एस वाला एल दिखाएगा. जिन कंपाउंड्स के लिए एस वाला डी दिखाता है उनके लिए आर वाला एल दिखाएगा. सिंपल सी बात है. आर और एस हमने डिसाइड किया है. डी और एल कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी है. लाइट के लिए कंपाउंड कैसा बिहेवियर दिखाता है? लाइट को कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी करता है या लीवो रोटेटरी करता है? प्लेन पोलराइज लाइट को कंपाउंड राइट साइड में मूव करवाता है, लेफ्ट साइड में मूव करवाता है. एंगल जो थीटा आ रहा है वो लेफ्ट में ले जाता है, राइट में ले जाता है. उसके बेसिस पे डी और एल डिफाइन होता है. आर और एस मूवमेंट ऑफ द आई, प्रायोरिटी ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग वो चीज डिसाइड होती है. और प्रायोरिटी ग्रुपिंग हमने डिसाइड की है. जैसे हमने थोड़ी मॉलिक्यूल को बोला कि आपको प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में डेविएट करना है, नहीं आपको माइनस थीटा में करना है. ऐसा वो तो कंपाउंड का खुद का प्रॉपर्टी है. लेकिन कंपाउंड को आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अपन ने दिया है. अपन मतलब ह्यूमन बींग्स ने. ठीक है. तो ये हो गया. फिर इजी है ये. ठीक है. अभी फिशर प्रोजेक्शन भी अपन ने डिस्कस कर लिया था. इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. ये पर्सन यहाँ से देख रहा है. अगर यहाँ से देख रहा है तो उसको सी कहाँ दिख रहा है? सी लेफ्ट में दिख रहा है. देखो सी लेफ्ट में बना दिया अपन ने. फिर उसको क्या दिख रहा है? उसको डी राइट में दिख रहा है. देखो डी राइट में दिख रहा है तो डी राइट में लगा दिया अपन ने. फिर ए और बी ऊपर नीचे दिख रहे हैं तो ए और बी ऊपर नीचे लगा दिया. तो उसके दिमाग में जो इमेज बना, उसके दिमाग में कैसे बना? ए और बी दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं इसलिए डैश वेज पर है. और उसके दिमाग में क्या इमेज बनी? सी और डी पास आ रहे हैं तो सी और डी आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. फिर उसको उसने ऐसे चपटा कर दिया, ऐसे टैप कर दिया, तो फिर वो चीज़ ऐसी बन गई. तो ये क्या है? ये फिशर प्रोजेक्शन है. रिप्रेजेंटेशन है क्या? नहीं, दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन. बोर्ड पे नोटबुक में पेन से अपन ऐसा लिखते हैं. कंपाउंड ऐसा नहीं रहता है. वो एंगल 90 डिग्री का नहीं रहता कार्बन का. कार्बन का एंगल तो 109 रहता है. लेकिन बोर्ड पे लिखते हो तो अपन इसको फिशर प्रोजेक्शन ऐसा लिखते हैं. चले आगे. ठीक है. अब थोड़ा इंटरेस्टिंग केस देखना है अपने को. तो यहाँ पे ध्यान दे, ये नया कंटेंट पढ़ाया जा रहा है. आज की क्लास का नया कंटेंट है ये. सब लोग ध्यान देंगे इस चीज को. अब हम लोग देख रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन दो कायरल कार्बन के साथ में. नाउ वी आर स्टडिंग फिशर प्रोजेक्शन इन टू कायरल कार्बन एटम्स.
जनता कम आई है क्या आज? इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों पे डाल तो दिया था लिंक मैंने, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर देखे, इसमें अपन को दो कायरल कार्बन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? दो कायरल कार्बन। ये जो कार्बन एटम है उस पे कौन से ग्रुप्स लगे हैं? ब्रोमीन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन और बड़ा सा ग्रुप। और नीचे वाले कायरल कार्बन पे क्या ग्रुप्स दिख रहे हैं? हाइड्रोजन, ब्रोमीन, मिथाइल और बड़ा सा ग्रुप। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस कंपाउंड में, इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, देर आर टू कायरल कार्बन एटम्स। ये वाला कायरल कार्बन एटम, ये वाला कायरल कार्बन एटम। हम इसको अपन छोटा सा नंबर दे देंगे, छोटा सा नाम लिख देंगे अपन इस चीज का, तो एक्स और वाई कर देते हैं। ऊपर वाले कायरल कार्बन को मैंने एक्स लिख दिया, नीचे वाले कायरल कार्बन को मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, अब सोचो, अब इसका अपन का अगर फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो जैसा दिख रहा है वैसे ही इसको टैप कर लेंगे, क्योंकि याद करो वो पर्सन के जो दिमाग में इमेज बन रही थी वैसी ही इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है। तो बस इसको टैप कर देंगे, फ्लैटन कर देंगे कंपाउंड को, और ये फिशर प्रोजेक्शन बन गया। तो क्या जनता को समझ में आ रहा है कि ये अंडरलाइन किया हुआ हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन है, ये ओवरलाइन किया हुआ ब्रोमीन ये वाला ब्रोमीन है। मिथाइल ग्रुप तो यहाँ का यहाँ आ ही गया, सिंपल सा लॉजिक है। और वैसे ही ऊपर वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में भी अपन ने बना लिया, तो ये हटा देते भी। ठीक है, तो ये अपन ने दो कायरल कार्बन वाला फिशर प्रोजेक्शन बनाया है। दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन ऑफ टू कायरल कार्बन एटम्स। अभी सिर्फ रेड लाइन के लेफ्ट साइड में देखना है। प्लीज फॉलो ओनली द स्ट्रक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रेड कलर्ड लाइन। ओके, डिफिकल्टीज, डाउट्स, डाउट्स डिफिकल्टीज कंसर्न्स प्लीज पूछ लो, शर्माओ मत, बोलिए ओम। हेलो सर। बोलिए सर। पिछले लेक्चर में आपने बोला था कि वो फीचर पोजीशन बनाने के लिए डैश वेज और सॉलिड वेज के बीच में से देखना पड़ता। हाँ बराबर। तो फिर इधर तो हमने टॉप से देखा ना सर। नहीं तो कैसा है कि जैसे, होल्ड करो इसको, पीछे कैसे जाते हैं। हाँ, अभी ये जो पर्सन है, ये पर्सन डैश और सॉलिड के बीच में से देख रहा था, इसलिए इसने ऐसा फीचर प्रोजेक्शन बनाया। लेकिन जो ये पर्सन देख रहा था, वो जो इसके दिमाग में बना, वही वाली चीज एग्जैक्टली यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या होगा कि अगर आप इसमें डैश और सॉलिड के बीच में से देखने की कोशिश करोगे तो दोनों अलग अलग कायरल कार्बन एटम्स के रिस्पेक्ट में अलग अलग फिगर्स बन जाएंगे। जैसे इसको आप यहाँ से देखोगे, फिर इसको नीचे वाले को यहाँ से देखना पड़ेगा, तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए दो कायरल कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड रहेगा उसको बोर्ड पे हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। क्या होता है कि एक कायरल कार्बन एटम में बहुत सारे वेरिएशन मिल जाते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वेरिएशन जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। फिर और एक वेरिएशन क्या मिल जाता है, जो उसके दिमाग में बना था वैसा वाला वेरिएशन भी टेक्स्ट बुक में कभी कभी अवेलेबल रहता है, ऐसा वाला। ठीक है, लेकिन दो कायरल कार्बन वाले के साथ में हमेशा ये स्टैंडर्ड है, ये जो थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला दिख रहा है ये ऐसा ही मिलेगा, तो इसको ऐसे ही फ्लैटन करना है। ओके ओम। हाँ सर, मतलब दो दो कार्बन वालों को वो टॉप से देखना पड़ेगा फिर। सामने से। हाँ। हाँ, दो कायरल कार्बन वालों को। ऐसा हो सकता है ना कि नीचे वाला कार्बन एटम कायरल ना हो, जैसा टू ब्यूटानॉल कैसा था, तो टू ब्यूटानॉल में तो चार चार कार्बन एटम थे, लेकिन उसमें से कायरल कार्बन तो एक ही था ना। इसमें कितने, इसमें भी देखो चार चार कार्बन एटम दिख रहे हैं, लेकिन कायरल कार्बन इसमें सिर्फ दो ही है। तो जो कायरल कार्बन जिसमें दो या दो से ज्यादा रहेंगे वो वाले अपने को फ्रंट से ही देखने पड़ेंगे, और वो पेपर पे ऐसे ही बना के देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये नीचे देखो, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसमें मैं और ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ ना, ये लगा के ऐसे लगा के ये भी मैं ऐसे बना सकता हूँ। लेकिन पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक में भी ऐसा कभी नहीं मिलेगा। दो कायरल कार्बन एक दूसरे के साथ थ्री में ऐसे नहीं मिलते, दो कायरल कार्बन एक दूसरे के साथ थ्री में ऐसे ही मिलते हैं। तो ये ओम का डाउट मैंने शायद बता दिया है, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अपन अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करना है, ये राइट साइड वाला एक्सप्लेन करने से पहले मुझे ब्लैंक स्लेट चाहिए। हाँ, प्लीज होल्ड। बोलिए शांतनु। सर आप 2 स्लाइड पीछे जा सकते हैं एक बार, उसमें डाउट है। चलो कोशिश करते हैं, बोलिए सर। हाँ सर, इसमें आपने बोला ना कि चपटा करके वगैरह, हाँ फिर वो वाला नहीं समझा सर। दो हो गया तभी भी नहीं समझा। ठीक है, इसमें तीन
स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या शांतनु आपको? यस सर। हाँ, पहला स्ट्रक्चर जो 3D वाला एक्चुअल है वो आदमी के लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर। हाँ अब वो 3D वाले को उसने दिमाग में कैसा देखा, वो जो गोले में बनाया हुआ है, ऐसे कॉमिक्स में रहता है ना स्पीच वाला गोला गोला करते हैं, तो वो वाला उसके दिमाग का स्ट्रक्चर है, समझा? हाँ सर। तो उसने क्या देखा है कि सी वाला लेफ्ट साइड है, डी वाला राइट साइड है, ए वाला ऊपर है और बी वाला नीचे है, बराबर। हाँ अब उसने क्या किया, उसके जो दिमाग में उसने देखा उसको चपटा कर दिया, मतलब मॉलिक्यूल को चपटा मत करो, जो दिमाग में इमेज बन रही है उस चीज को चपटा कर दो। तो चपटा करने का मतलब बस वहां पे जैसा 90 डिग्री का एंगल लेके आ जाओ। ए और बी को स्ट्रेट लाइन पे लिख दो, सी और डी को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख दो। मतलब ए और बी वर्टिकल स्ट्रेट एंड सी एंड डी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली कंपाउंड्स, एक्चुअली कार्बन एटम ऐसा थोड़ी रहता है, 90 डिग्री का एंगल थोड़ी रहता है कार्बन में, वो तो 109 का डिग्री एंगल रहता है। लेकिन वो वाला स्ट्रक्चर 3D रहता है, तो 3D वाला स्ट्रक्चर इमेजिन करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए फिशर ने ये फॉर्मेट डेवलप किया, फिशर ने ये प्रोजेक्शन का रूल डेवलप किया, जिसमें मॉलिक्यूल को दिमाग में इमेजिन करके उसको फ्लैटन करके पेपर पे लिखा गया था। ओके सर, अभी समझा सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड, चलो आगे। तो अभी ये स्क्रीन पे जो राइट साइड वाला है वो समझने के लिए अपन एक खुद का कंपाउंड डेवलप करेंगे पहले। अरे यार, होपफुली डेवलप कर पाएंगे अपन अभी। ध्यान से देखिएगा, दो कायरल कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये चीज ना दिमाग में गार्ड बांध लो बिल्कुल। ये जैसे रेड वाला स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, एक प्लस है, मतलब ये 1 कायरल कार्बन कैटेगरी। और अगर ये ऐसा ऑरेंज जैसा दिख रहा है, मतलब ये 2 कायरल कार्बन कैटेगरी। इसको लर्न नहीं कर लेना, 2 कायरल कार्बन एटम्स ऐसे दिखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसको ना नंबरिंग ग्रुप्स लगा देते हैं। तो एक्स वाई जेड लगा सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड बिल्कुल लगा सकते हैं। और नीचे वाले को लगाएंगे अपन पी क्यू आर। तो क्या जनता को समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला भी कायरल कार्बन है और नीचे वाला भी कायरल कार्बन है? अब सोचो, ये पी और आर की जगह जैसे यहाँ पे आर और आर होता, तो नीचे वाला कायरल नहीं होता और ऊपर वाला कायरल बन जाता, क्योंकि ऊपर वाले के चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो जाते और नीचे वाले के दो ग्रुप्स सेम आ जाते, आर और आर सेम आ जाता। तो क्या जनता को समझ में आ रहा है कि ये जो कंपाउंड दिख रहा है, ये कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन एटम है अभी? स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स जिन लोगों को ये क्लिक हो गया कि इसमें एक ही कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, अब हाथ नीचे कर लो। थैंक यू वेरी मच। अब अगली बार से दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कितने लोगों को नहीं समझा। चलो, तो इसमें एक ही कायरल कार्बन एटम है, ये क्लिक हो गया अपने को, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें 2 कायरल कार्बन एटम लगा देंगे। तो ये आर की जगह अपन वापस पी लगा देंगे। अब जनता को समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या है, इसमें 2 कायरल कार्बन एटम्स है। ठीक है, अब सोचो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन एक वेरिएशन कर सकते हैं, 180 डिग्री फ्लिप। ठीक है, 180 डिग्री फ्लिप, फ्लिप नहीं बोलेंगे उसको, 180 डिग्री रोटेट। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंपाउंड को 180 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, मतलब मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पूरे कंपाउंड को घुमा दिया मैंने। तो वो जो एक्स था ऊपर का, वो एक्स नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर वो एक्स नीचे आ गया, आ गया तो आ गया। तो उसके राइट साइड में y था, लेकिन फिर नीचे से जाएंगे तो उसके लेफ्ट साइड में y लिखना पड़ेगा, तो उसके राइट साइड में z आ जाएगा। फिर ये जो q था, ये q ऊपर चला गया। फिर q के राइट साइड में ऊपर से देखते थे तो p रहता था, तो इधर से भी p लगाना पड़ेगा राइट साइड में, z के साथ में p, और इधर से मेरे को लगाना पड़ेगा y के साथ में r। तो ये हो गया 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन। दो टाइप की चीजें होती है, इन द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो दिस इज रोटेशन इन द प्लेन 180 डिग्री। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ध्यान से देखो ग्रुप्स कहां जा रहे हैं, ऊपर के जो 3 ग्रुप्स है वो नीचे आ गए, नीचे के कार्बन के 3 ग्रुप्स ऊपर आ गए। इस मॉलिक्यूल को मैंने इन द प्लेन घुमाया। इन द प्लेन मतलब जैसे हाथ को अपन टेबल पे रखते हैं और अपने जो फिंगर के नेल्स है वो आगे की तरफ पॉइंट करते हैं, और अगर उसी हाथ को मैं 180 डिग्री से घुमा दूं तो वो फिंगर के नेल्स खुद की तरफ पॉइंट करेंगे। मैंने हाथ को उठाया नहीं, जो पाम ऑफ द हैंड था, व्हाइट रीजन ऑफ द हैंड, वो सरफेस को चिपका हुआ ही था। उसको बोलते हैं 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन। हो गया ये, समझ गया सबको? बहुत बढ़िया।
ठीक है, फिर अब और एक इसका वेरिएशन देखते हैं, अलग कलर यूज करेंगे अपन। इसका और एक वेरिएशन देखो, अपन क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे कंपाउंड को। फ्लिप समझ में आता है ना? अगर आपका हाथ रखा हुआ है टेबल पे और आपका थंब राइट साइड में है, इमेजिन करो आपका लेफ्ट हैंड टेबल पे है, उस लेफ्ट हैंड का थंब राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं अपने हाथ को फ्लिप कर दूं तो ऑब्वियस बात है कि मेरे को लेफ्ट वाले हाथ को लेफ्ट साइड से ही फ्लिप करना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाले हाथ को लेफ्ट साइड से फ्लिप करने के बाद जो थंब है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। व्हाइट वाला सरफेस ऊपर आ गया, तो फ्लिप करने के बाद ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, सोचे जरा, इमेजिन करो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा। फ्लिप करने का एक्स वाली चीज तो वहीं रहेगी, वाई वाली क्यू वाली चीज भी वहीं रहेगी, पी और आर अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, और पी और आर के साथ साथ वाई और जेड भी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, तो जेड इधर आ गया, वाई इधर आ गया। तो ये हो गया फ्लिपिंग। हमेशा फ्लिपिंग जो होती है वो आउट ऑफ द प्लेन होती है। फ्लिपिंग इज ऑलवेज डन आउट ऑफ द प्लेन एंड रोटेशन इज ऑलवेज डन इन द प्लेन। ठीक है हर्षद? So can we say that the flipped compound is enantiomer of the original compound? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फ्लिप कंपाउंड इज द एनांशियोमर ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड ऑलवेज, हमेशा। लिख लो, गार्ड बांध लो, फ्लिपिंग करने के बाद जो कंपाउंड बना वो एनांशियोमर ही रहता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये अपने पास होना चाहिए। और मजे की बात ये है कि ये कहीं मिलता नहीं है लिखा हुआ, किसी बुक में वगैरह बहुत इतना इजीली नहीं मिलता है, क्योंकि दिस इज सम नॉलेज, दिस इज सम कंटेंट विच इज पास्ड ऑन टू जनरेशन बाय जनरेशन, पढ़ा पढ़ा के। तो इन द प्लेन रोटेशन एंड आउट ऑफ द प्लेन फ्लिपिंग, ये दो चीजें होती है, और आउट ऑफ द प्लेन फ्लिपिंग से एनांशियोमर बनते हैं, ऐसा अपन लिख लेंगे। और ये वाला जो है, ये वाला सेम कंपाउंड बनता है, अलग कलर में लिख दे क्या? तो इसको लिख लो पहले शांति से, और उसके नीचे पॉइंट्स भी लिख लेना जो मैंने बताए। चलो लेट अस मूव अहेड। कितने लोग अभी भी लिख रहे हैं? ठीक है, जल्दी करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, याद क्या रखना है, आउट ऑफ द प्लेन फ्लिपिंग करेंगे तो एनांशियोमर बनेगा। 180 डिग्री इन द प्लेन फ्लिपिंग करेंगे, 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन करेंगे तो सेम कंपाउंड मिलेगा। 180 डिग्री रोटेशन सेम कंपाउंड, फ्लिपिंग करने से एनांशियोमर मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि अपन ने ये चीज दो कायरल कार्बन के साथ स्टडी कर लिया है, तो एक कायरल कार्बन के साथ स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट बात नहीं होती है। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, पहले दो कायरल कार्बन पे सिखा देता हूँ, और फिर एक वाले कायरल कार्बन पे जनता को सॉल्व करने बोलता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है अभी, HCl Br(I), अब इसका क्या करना, 180 डिग्री रोटेशन करना। मैं बोलूंगा रोटेशन तो आपको समझ में आना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द प्लेन। और अगर मैंने बोला फ्लिप तो आपको समझ में आना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आंसर लिखना है, आर है कि एस है। फिर उसके बाद में ये वाला कंपाउंड बनाना है यहाँ पे, तो इसका आंसर लिखना।
फिर उसके बाद में ये वाला कंपाउंड बनाना, इसका आंसर लिखना। तो ये प्रैक्टिस करो अभी। फिर वो वाला रूल याद रखो, नाम लिखने के लिए क्या सिखाया था, वर्टिकल वाला अवे फ्रॉम द व्यूअर, हॉरिजॉन्टल वाला टुवर्ड्स द व्यूअर। वर्टिकल इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, हॉरिजॉन्टल इज टुवर्ड्स द व्यूअर। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर अवे रहता है तो आर वाला मतलब क्लॉक और एस वाला मतलब एंटी क्लॉक। ये भी घोट लेना, लर्न कर लेना। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर अवे पे है तो आर वाला क्लॉक और एंटी वाला, सॉरी आर वाला क्लॉक और एस वाला एंटी क्लॉक। इसको ट्राई करें। आंसर आ जाए तो हाथ उठा सकते। श्रेया आंसर बताएंगे पिंक वाले फिल इन द ब्लैंक का। सर वो राइट साइड में आयोडीन आएगा। नहीं ये नहीं, अब आप आंसर बताइए। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है, ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला ओरिजिनल क्वेश्चन, उसका आर है या एस है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्या आपने? नहीं सर। चलो ठीक है, आपने इसको क्या किया, 180 डिग्री रोटेट किया क्या? हाँ रोटेट किया। बताइए आंसर बताइए। इधर राइट साइड में क्या लिखूं मैं? आयोडीन। राइट साइड में आयोडीन लिखूं पक्का? हाँ। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और बताइए नीचे क्या लिखूं? हाइड्रोजन। वेरी गुड। और बताइए ऊपर क्या लिखूं? ब्रोमीन। करेक्ट। और बचा हुआ? क्लोरीन। क्लोरीन। ठीक है, तो आपको म्यूट करते हैं अभी। हाँ, तो ये आंसर आ गया। ये क्या हो गया, ये अपन ने 180 डिग्री रोटेशन करा दिया, 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन। अभी मैं चाहता हूँ कि कोई आंसर दे पिंक वाले फिल इन द ब्लैंक का। हर्ष कुलकर्णी आंसर बताइए। यस सर। सर ऊपर एच, हाँ ऊपर एच, नीचे ब्रोमीन। अरे भैया ये पिंक वाला फिल इन द ब्लैंक, ये आर है कि एस है? ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो आर है या एस है, ये बताना है। सर वो फ्लिप वाला ना, फ्लिप वाला नहीं, चलो रोटेट जाने वाला। दो आप, रुक जाओ। रोटेट वाले का आंसर आ गया, आप फ्लिप वाले का आंसर बता रहे क्या हर्ष? हाँ सर मैं वो बता रहा था, चलो रोटेट वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या? हाँ चलो रोटेट वाले का कॉन्फ़िगरेशन बता दो, बहुत बढ़िया, रोटेट वाले का कॉन्फ़िगरेशन बता दो। सर एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन, चलो अपन अभी चेक करेंगे हर्ष का आंसर करेक्ट है क्या। लेट अस सी इफ हिज आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हिज आंसर इज एस। तो अभी क्या करने का, चार ग्रुप से चारों ग्रुप को नंबरिंग देने का। हाइड्रोजन को 4 नंबर देते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, आयोडीन को मिलेगा 1 नंबर, ब्रोमीन को मिलेगा 2 नंबर, क्लोरीन को मिलेगा 3 नंबर। अब ये 1 2 3, 1 2 3 कैसा जा रहा है, 1 2 3 जा रहा है क्लॉकवाइज। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो अवे है ना, वर्टिकल इज अवे, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अवे। तो इसका आंसर एस नहीं आएगा, इसका आंसर आर आएगा। हर्ष से बात की जाए, किधर गया हर्ष? अनम्यूट करे प्लीज। सर 1 2 3 तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा ना। अरे यार सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड, वेरी बैड। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, मैं 1 3 2 लेके चला गया, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं सर। एस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कोई कॉन्फ़िगरेशन बताएगा पहले वाले कंपाउंड का। हर्ष थैंक यू, हर्ष म्यूट कर लो। फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है ना, एकदम फर्स्ट वाला कंपाउंड जिसका पिंक कलर का फिल इन द ब्लैंक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आदित्य। सर उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, और सर ये 180 डिग्री का रॉन्ग हो गया शायद। 180 डिग्री का रॉन्ग हो गया शायद, चलो चेक करते हैं। आयोडीन 1 सर 3 2, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे नीचे ब्रोमीन आएगा ना सर?
नहीं ना भैया, वो रोटेट किया अपन ने, रोटेट किया मतलब घुमा दिया उसको 180 डिग्री से, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, ये बरोबर है। आप जो बोल रहे हैं वो आप फ्लिपिंग बोल रहे हैं, बताते हैं उसको, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे अभी। आदित्य होल्ड कर लो, ये आपका आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है, यस ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन को नंबर देंगे 4 नंबर, आयोडीन को देंगे 1 नंबर, क्लोरीन को देंगे 3 नंबर, ब्रोमीन को देंगे 2 नंबर। तो ये भी कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो एस करेक्ट आंसर है। तो ध्यान से देखे, 180 डिग्री इन द प्लेन की वजह से, 180 डिग्री इन द प्लेन की वजह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। इसको लिख लो नोटबुक में, 180 डिग्री इन द प्लेन रोटेशन, configuration is not changing. 180 degree in the plane rotation, configuration is not changing. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप का आंसर बताइए कोई। ऐसे जो हाथ था ना, उस हाथ को अपन ने फ्लिप कर दिया, फ्लिप करके क्या कंपाउंड बनेगा? यश आंसर। हाँ सर, ऊपर हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, वेरी गुड, नीचे ब्रोमीन, नीचे ब्रोमीन, आगे बढ़ो, राइट में आयोडीन, वेरी गुड, और लेफ्ट में क्लोरीन, करेक्ट है? क्लोरीन। यस सर। यस सर, यस यस, थैंक यू। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए कोई। तलहा आंसर बताइए कॉन्फ़िगरेशन का। यस सर, आर कॉन्फ़िगरेशन। आर कॉन्फ़िगरेशन, बहुत बढ़िया। अब अपन इसको चेक करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे इसको? 4 1 2 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आ गया, क्लॉकवाइज आ गया मतलब आर आ गया। तो 100 बात की एक बात, फ्लिप करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, 180 डिग्री रोटेट करने पर कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फ्लिपिंग लिखा है ना, ये फ्लिपिंग अपन ने कैसा किया? ये फ्लिपिंग अपन ने इन द प्लेन किया है ना, तो उसमें भी दो टाइप का फ्लिपिंग कर सकते थे, ठीक है। दो टाइप का फ्लिपिंग कैसे कर सकते थे, देखो इधर ध्यान से, क्लोरीन और आयोडीन वाले बॉन्ड को पकड़ के ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर देते थे, ये भी चलेगा, है ना, मतलब समझ रहे हो आप? रेड कलर का कंपाउंड मैंने हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया, और पिंक कलर का कंपाउंड बनाने के लिए मैंने वर्टिकली फ्लिप किया, लेकिन फिर भी वो जो वर्टिकल फ्लिप किया उसका भी आंसर आर ही आने वाला है, चाहो तो लगा के देख लेना बाद में, बट कंसेप्ट को समझे। कोई भी फ्लिपिंग कर लो, कंपाउंड ने अपना प्लेन छोड़ा तो कॉन्फ़िगरेशन बदला, कंपाउंड ने अपना प्लेन छोड़ा तो कॉन्फ़िगरेशन बदला, इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये जो पिंक वाला कंपाउंड है, ये क्या हुआ? ये भी फ्लिपिंग की ही वजह से हुआ, क्लोरीन और आयोडीन को मैंने फ्लिप कर लिया पकड़ के। जो रेड वाला कंपाउंड बना उसमें मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अबाउट रोटेशन करवाया था, आउट ऑफ द प्लेन। Flipping was across hydrogen and bromine bond in the red compound, and in the pink compound rotation was about iodine and chlorine bond, ठीक है। डाउट्स पूछे, जिनको डाउट है हाथ उठाओ, बाकी लोग हाथ नीचे करो। आदित्य, सर एक बार इसके पहले वाला पेज दिखाओ ना सर। नहीं, ये पहले वाला पेज 5 मिनट बाद, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। शांतनु, सर इसमें से कौन सी भी एक कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर बना के उसमें आर और एस कैसे आएगा, एक बार फिर बताओगे सर प्लीज? हाँ बिल्कुल बता देंगे, अभी उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो पहले पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सुन लो, फिर शांतनु का डाउट लेंगे, फिर पिछले वाले स्लाइड पे जाके आदित्य का डाउट ले लेंगे। हाँ, एक लास्ट चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे ये 180 डिग्री रोटेट किया ना अपन ने, तो वैसा एक 90 डिग्री रोटेशन भी रहता है। तो 90 डिग्री रोटेशन जो है ये ओनली 1 कायरल कार्बन के लिए वैलिड रहेगा। सोचो इस चीज को, जैसे 2 कायरल कार्बन एटम्स है, तो 2 कायरल कार्बन एटम्स में सिर्फ 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं ना। जैसे 2 कायरल कार्बन एटम वाला कंपाउंड कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फिर इसको 90 डिग्री फ्लिप कर देंगे तो वो तो ऐसा हो जाएगा ना, कंपाउंड ही टेढ़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे अपन कभी बात नहीं करते 2 कायरल कार्बन के लिए, लेकिन 1 कायरल कार्बन में तो वो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा ना। तो 1 कायरल कार्बन में स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने के बाद में उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, नहीं क्लोरीन आएगा नीचे, ब्रोमीन ले लेगा आयोडीन की जगह, और आयोडीन ले लेगा हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि ये समझा क्या, 90 डिग्री रोटेशन समझा क्या इन द प्लेन? तो इन द प्लेन दो टाइप का रोटेशन रहता है, 90 डिग्री रोटेशन और 180 डिग्री रोटेशन। हर्षद डाउट?
सर 90 डिग्री वाला फिर से एक्सप्लेन करो। देखो 90 डिग्री वाले, जैसे 180 डिग्री वाले में अपन ने जो किया ना उसका आधा कर लेना। तो 90 डिग्री, अब जैसे आपके हाथ को अपन ने ऐसा टेबल पे रखा है तो आपके फिंगर्स एंड नेल्स जो है वो नेल्स आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको 90 डिग्री से मैं घुमा दूं तो वो फिंगर के नेल्स जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे ना। तो इस कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन कैसा वाई एक्सिस पे दिख रहा है, तो 90 डिग्री घुमाने से ब्रोमीन और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ब्रोमीन और हाइड्रोजन एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, और आयोडीन और क्लोरीन वाई एक्सिस पे चला जाएगा। तो घुमा ले उसको 90 डिग्री, आयोडीन ऊपर, हाइड्रोजन राइट में, क्लोरीन नीचे, और ब्रोमीन लेफ्ट में, ऐसा हो जाएगा। हर्षद अनम्यूट कमेंट। यस सर, समझा सर। ठीक है, अब क्या करेगी जनता, जनता इसका आंसर बताएगी, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लोग। 90 डिग्री फ्लिपिंग के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, थोड़ा सोच समझ के लिखना। यस, कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर 90 डिग्री। हर्षद आंसर बता दो। सर एस। एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, थोड़ा गलत हो गया, अब उसका कॉन्फ़िगरेशन आर आ जाएगा। देखो कैसे, ग्रुप्स क्या है, हाइड्रोजन को 4 नंबर देंगे, आयोडीन को 1 नंबर देंगे, ब्रोमीन को 2 देंगे, क्लोरीन को 3 देंगे। तो ये 1 2 3, तो 1 2 3 तो आपने सोचा होगा कि एस आएगा, लेकिन नहीं, वो एस कब लिखते हैं, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे रहता है। तो अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ गया, अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आ गया ना, तो आंसर चेंज कर लेना। याद करो लास्ट टर्न पे मैंने बताया था, हिंदी में यहाँ पे लिखा था आंसर चेंज कर लेना, वीडियो अपलोड कर देंगे तो उसके बाद देख लेना। तो कंसेप्ट ये है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे रहता है तो आर मतलब क्लॉक और एस मतलब एंटी क्लॉक, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स रहता है तो आंसर चेंज कर देना। तो आंसर चेंज कर देंगे तो इसका आंसर एस आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकेगी जनता अभी। हर्षद समझा क्या? यस सर, समझा सर। ठीक है, तो अभी मैं कंसेप्ट लिखवा देता हूँ, वो कंसेप्ट अपन लर्न कर लेंगे। तो पहले कंसेप्ट लिख लो, इधर ब्लू कलर के बॉक्स में देख लो, कंसेप्ट लिखाया जा रहा है 180 डिग्री इन द प्लेन, 180 डिग्री इन द प्लेन, उससे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 90 डिग्री इन द प्लेन, उससे क्या बनेगा, एनांशियोमर बनेगा। और फ्लिप करने से क्या बनेगा, फ्लिप करने से भी एनांशियोमर बनेगा। तो फ्लिप करो या फिर 90 डिग्री इन द प्लेन कराओ, एनांशियोमर बनेगा। और 180 डिग्री इन द प्लेन कराएंगे तो कंपाउंड वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, इस चीज को लिख लो। ये जो ब्लू कलर में लिखा है इसको लिख लो, फिर अपन इसका एक एग्जांपल 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फिशर प्रोजेक्शन बनाया इसलिए गया है ताकि अपने को 3D में बार बार इमेजिन ना करना पड़े। फिशर में मॉलिक्यूल को इमेजिन करना इजी हो जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, लेकिन बहुत सारे दूसरे लोगों का ऐसा भी मानना है कि कंपाउंड को 3D में ही रहने दो। तो आप देख सकते हैं कौन से वाले ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं 90 डिग्री रोटेशन वाला कंपाउंड ही फिशर में कन्वर्ट कर 3D में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ये देखो ये वाला कंपाउंड है ना, मैं इसको ऐसे 3D वाले में कन्वर्ट कर रहा हूँ, शांतनु ध्यान देंगे आप। नहीं ऐसा नहीं, कंपाउंड मुझे ऐसा चाहिए। ठीक है सर, अब आपने ऐसे ही क्यों सोचा उसको, ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वैसा बनाना मेरे लिए इजी था। सर फिर हमने क्या करना है, आप लोगों ने फिशर में बनाना, ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो देखो ये आयोडीन ऊपर जा रहा है, ब्रोमीन नीचे जा रहा है, नहीं तो गलत हो गया, ये ब्रोमीन और क्लोरीन एक्सचेंज करने पड़ेंगे प्लेसेस। देखो मैंने बोला ना फिशर में गलतियां होती है, ऐसी गलतियां होती फिर ओरिजिनल में 3D वाले में।
तो राइट साइड में ब्रोमीन दिख रहा है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन दिख रहा है, और आयोडीन और क्लोरीन ऊपर और नीचे। ठीक है भाई, तो ये वाला कंपाउंड बन गया अपना फिशर का 3D फॉर्मेट। अब इसका अपन नंबरिंग कर लेते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन हो जाएगा 4, आयोडीन हो जाएगा 1, क्लोरीन हो जाएगा 3 और ब्रोमीन हो जाएगा 2। तो 1 2 3 ये क्या आ रहा है? 1 2 3 मतलब आर। आगे आर जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ाया जा रहा है। सर अब आपने यही वाला कंपाउंड क्यों लिया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन डैश वेज पे रखना मेरे लिए इजी था, तो इसलिए मेरे लिए इजी था तो मैंने ये 3D में कन्वर्ट करके बता दिया। आज के बाद लाइफ में आपको हमेशा फिशर में ही कन्वर्ट करना है और फिशर में ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेपर में क्वेश्चन या थ्योरी में कोई आर्टिकल में कंसेप्ट 3D में दिया है तो उसको फिशर में कन्वर्ट करो और फिर उसके बारे में सारी बातें करो। और एक बार फिशर में फाइनल आंसर आ गया तो वही आपका फाइनल आंसर रहेगा, फिर उसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है भाई, तो शांतनु एक बार अनम्यूट करके बता देंगे समझा क्या? यस सर, समझो। ठीक है, तो 1 मिनट देते हैं, जो भी स्क्रीन पे लिखा है उसको लिख लो, फिर अपन पीछे वाली स्लाइड पे जाएंगे। जनता को डाउट आ रहे हैं? श्रेया डाउट पूछिए। सर आपने जो लेफ्ट साइड में ऊपर VAHT वो लिखा है ना, वो एक्सप्लेन कीजिए हाँ ना एक बार। देखो, V मतलब वर्टिकल, A मतलब अवे। तो यदि आपका, यदि नहीं, कोई भी फिशर प्रोजेक्शन में दो ही टाइप के लाइंस रहते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो जो वर्टिकल लाइन है, जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, एंड जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है दैट इज टूवर्ड्स द व्यूअर। वर्टिकल इज अवे, हॉरिजॉन्टल इज टूवर्ड्स, ये लर्न कर लेना। अब अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल अवे है, अवे मतलब वर्टिकल ना, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल पे है तो आपका आंसर आर आएगा क्लॉकवाइज, एस आएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आ गया तो आंसर चेंज कर देना, जैसा अभी हर्षद के केस में हुआ था। 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो छोटा सा ऑरेंज कलर का कंपाउंड है उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4 नंबर का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो उन्होंने आंसर दिया था एस। उनका आंसर एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज तक पहुंच गए थे वो। लेकिन अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला अब आर बन जाएगा। देयरफॉर द आंसर इज आर। वही कंपाउंड ब्लू कलर में 3D में बना के बताया है। श्रेया कमेंट करे। हाँ सर, समझा। ठीक है, तलहा बोलिए। सर वो जो 90 डिग्री वाला कंपाउंड बना है ऊपर, हाँ तो वो फर्स्ट कंपाउंड का मिरर इमेज तो नहीं है? फिर इनांशियोमर कैसे लिखा है? हाँ, वेरी गुड। वो फर्स्ट कंपाउंड उसका मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन फिर इनांशियोमर कैसे बना? तो इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने मिरर को बराबर नहीं रखा है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप हमेशा मिरर को कंपाउंड के राइट साइड में रख रहे हो और फिर उसका मिरर इमेज मिरर के भी राइट साइड में बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड, ये उसका मिरर इमेज कोई पर्टिकुलर जगह पर मिरर रखने से बनेगा, ये तय है। वो कहाँ से बनेगा वो अपने को देखना पड़ेगा। तला समझा क्या मैंने जो बोला? नहीं सर। नहीं समझाना, रुक जाओ 1 मिनट। पहले ये बताओ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। देखो कैसा है कि अब तक अपन ने क्या स्टडी किया, अब तक अपन ने देखा है कंपाउंड, ये देखो ब्लू कलर में लिख रहा हूँ मैं, अब तक कंपाउंड देखा, ऐसा मिरर लगाया और ऐसा मिरर इमेज बना दिया, बराबर। तो वो चीज़ तो लाइफ में बहुत ईजी थी। लेकिन अब जैसे कंपाउंड है तो कंपाउंड में अपन टोटल कितनी जगह पर मिरर रख सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 जगह पर अपन मिरर रख सकते हैं। देखो ओरिजिनल कंपाउंड को देखो, एक मिरर अपन रख सकते हैं क्लोरीन के राइट में, एक जगह अपन मिरर रख सकते हैं आयोडीन के लेफ्ट में, एक जगह मिरर रख सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, एक जगह मिरर रख सकते हैं ब्रोमीन के नीचे, और एक जगह मिरर रख सकते हैं कंपाउंड के सामने जहां हम बैठे, और एक जगह मिरर रख सकते हैं कंपाउंड के पीछे, स्क्रीन के पीछे आप लोग। तो ऐसे 6 जगह पर मिरर रख सकते हैं। तो मिरर रखना और उसका मिरर इमेज बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये जो 90 डिग्री वाला दिख रहा है ये उसका एनांशियोमर है, क्योंकि आर का एस और एस का आर बना, लेकिन वो कौन से जगह पर मिरर रखने से बना है ये अपने को ढूंढना है। और जरूरी नहीं कि क्लोरीन के राइट में ही रखने से वो मिरर बना होगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं टेढ़ा वेढ़ा मिरर रख देंगे तो बन जाएगा शायद, देख लेंगे वो अपन। तला मैंने जो बोला समझा क्या? हल्का हल्का? हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को याद करो, जैसे जब कायरलिटी बताया था तब हैंडेडनेस बताया था, बहुत बड़ा कंसेप्ट बताया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कायरलिटी निकला क्या? चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, बराबर।
तो वैसा ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, एनांशियोमर के लिए इतना बड़ा डेफिनेशन था, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब वो डेफिनेशन की जगह हमारे काम की चीज आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। यदि आर और एस है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, यदि आर और एस नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। इतना अपन याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन पीछे वाले स्लाइड पे जाएंगे। तो आदित्य से बात की जाए, अनम्यूट करें आदित्य। सर डाउट नहीं है, सिर्फ एक बार देखना है सर, वो आपने निकाला था वो। ये वाला, नहीं फिर कौन सा वाला? सर वो आया नहीं अभी तक। अच्छा है नहीं, जब आएगा तब देख। हाँ अच्छा, वो गलती से है, ठीक है कर लेंगे वो भी। तो पहले ये देख लो, ये जो पर्सन इमेजिन कर रहा है इसमें देखो, श्रेया का डाउट था एक वर्टिकली अवे और हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स का मतलब क्या है सर? वो जो आपने VAHT लिखा था क्या है? तो वर्टिकल अवे मतलब देखो डैश वेज पे दिख रहा है उसके दिमाग में, और हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर उसके दिमाग में दिख रहा है। तो वो वाली चीज क्या है? वो वाली चीज VA है, वर्टिकली अवे, एंड HT हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स। तो वर्टिकल अवे के साथ यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं अपन, वर्टिकल अवे हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स, इसमें मतलब ये रूल है, ये रूल है। और अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो क्लॉक वाले को लिखना R और एंटी क्लॉक वाले को लिखना S। लेकिन अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो क्लॉक वाले को लिखना S और एंटी क्लॉक वाले को लिखना R। अब या तो ये लर्न कर लो, या तो सिर्फ ये लर्न करके ऐसा लर्न कर लो कि आंसर उल्टा लिख देना, कैसा भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो रहा है। श्रेया से एक बार बात कर लेते हैं, प्लीज अनम्यूट करें। ठीक है, हेलो, चलो ठीक है। हाँ अब देखो, अब क्या हो रहा है कि ये जो कंपाउंड है, जो लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड को उसने फिशर में कन्वर्ट किया तो उसने लिख दिया सेम स्ट्रक्चर। तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी पढ़ा है ना मैंने, 180 डिग्री घुमाएंगे इन द प्लेन तो सेम कंपाउंड बनता है। तो उसने देखो 180 डिग्री इन द प्लेन घुमा के सेम स्ट्रक्चर बता दिया। फ्लिपिंग करने से नॉट द सेम मतलब एनांशियोमर बन गया, देखो एनांशियोमर ऑफ ए। अब उसने और एक फ्लिपिंग कर लिया, देख लेना कैसा फ्लिपिंग किया उसने। एक फ्लिपिंग किया ऐसा और एक फ्लिपिंग किया 90 डिग्री से, सॉरी मतलब 2 बार उसने आउट ऑफ द प्लेन फ्लिपिंग कर दिया। तो अब क्योंकि इसमें जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स बहुत सेम है, तो मैं बता देता हूं कौन सा ग्रुप कहां जा रहा है। तो ये जो CH3, ये वाला CH3 रेड कलर का, ये वाला CH3 बन गया। ये वाला CH3 ऑरेंज कलर का, ये वाला CH3 ऊपर चला गया। फिर वो अपने अपने हाइड्रोजन और ब्रोमीन लेके गए, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इन द प्लेन फ्लिपिंग में देखो, ये जो रेड वाला है वो रेड की जगह रह गया, और ये ऑरेंज वाला भी ऑरेंज की जगह रह गया। मतलब उसने कैसा फ्लिप किया, उसको ऐसा हाथ उठा के किया। राइट साइड का थंब, राइट हैंड का थंब जो लेफ्ट साइड था वो अब राइट साइड चला गया। फिर से राइट हैंड का थंब जो लेफ्ट साइड था वो अब राइट साइड चला गया। और इसमें उसने कैसा फ्लिपिंग किया, ओवर एंड ऑफ एंड। तो इसमें उसने शायद नीचे लेके गया, ये नीचे वाला ऑरेंज ऊपर आ गया और ये ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, तो कुछ तो भी ऐसा अरेंजमेंट उसने बनाया है। तो इसमें डाउट्स पूछ लो, नहीं भी समझ में आया तो सिर्फ लर्न कर लेना। 180 डिग्री से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आउट ऑफ द प्लेन से एनांशियोमर बनता और 90 डिग्री से भी एनांशियोमर बनता। इतना लर्न कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है। 90 डिग्री से भी एनांशियोमर बनता, आउट ऑफ द प्लेन फ्लिपिंग से भी एनांशियोमर बनता, और 180 डिग्री से सेम कंपाउंड रह जाता। ठीक है भाई, चलते हैं अपन आगे। हाँ, अब ये आदित्य शायद इसके बारे में बात कर रहे थे। तो अब एक नया कंसेप्ट अपने को पढ़ने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड का मतलब होता है इंटरनल कंपेंसेशन। तो एक चीज आप लोग समझे, यहाँ पे दो कंपाउंड्स एक दूसरे के एनांशियोमर है, बराबर। दो कंपाउंड्स एक दूसरे के एनांशियोमर्स है। तो कंपाउंड ए इज एन एनांशियोमर ऑफ कंपाउंड बी, कंपाउंड बी
is an enantiomer of compound A, and enantiomerism exists between these two compounds. इन दोनों कंपाउंड्स में क्या एग्जिस्ट करता है? एनांशियोमरिज्म एग्जिस्ट करता है. तो दो पर्सन एक दूसरे के भाई है, तो ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, और वो दोनों क्या है? उन दोनों में भाईचारा है. बराबर है. लेकिन मीजो कंपाउंड थोड़ा सा अलग केस है, यूनिक केस है. मीजो कंपाउंड खुद कंपाउंड होता है, मतलब मीजो इज अ प्रॉपर्टी, मीजो इज नॉट अ रिलेशन. कोई कंपाउंड खुद मीजो हो सकता है. जैसे दो भाई है, उसमें से एक भाई 11th क्लास में पढ़ रहा है ना, तो 11th क्लास में किसी के रिस्पेक्ट में थोड़ी पढ़ते हैं अपन. किसी के रिस्पेक्ट में एज में बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन कोई पर्सन 11th क्लास में पढ़ रहा है तो वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई ना. तो मीजो कंपाउंड का मतलब है उसकी खुद की प्रॉपर्टी. तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो कायरल कार्बन एटम है और उनमें जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो सेम है. तो जैसे ये 2,3 डायब्रोमो ब्यूटेन आप लोग देखें, तो सबसे पहले आप लोग सिर्फ ये वाले स्ट्रक्चर को देखें, बाकी के स्ट्रक्चर से जनता कंफ्यूज ना हो. तो ये वाले कंपाउंड को देखें सब लोग. इसमें क्या दिख रहा है? दो कायरल कार्बन एटम्स दिख रहे हैं. दोनों कायरल कार्बन एटम्स के ऊपर मिथाइल, हाइड्रोजन, ब्रोमीन और बड़ा सा ग्रुप है. और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बड़ा सा ग्रुप है वो भी सेम है. तो बात तो ये बन रही है ना कि जो ऊपर का कायरल कार्बन है और नीचे का कायरल कार्बन एटम है, उनके ग्रुप्स सेम है. और ग्रुप सेम होने की वजह से क्या हो रहा है, अपन उसमें फिशर में कन्वर्ट करेंगे, फिर फिशर में कन्वर्ट करके 180 डिग्री से घुमाएंगे, तो वो चीज उसका सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बन जाएगा. तो ऐसा सोचो कि ओरिजिनल कंपाउंड, ये देखो ओरिजिनल कंपाउंड क्या है? सपोज ओरिजिनल कंपाउंड RS है, ठीक है, लेकिन आफ्टर रोटेशन बाय 180 डिग्री प्लीज वेट, आफ्टर रोटेशन बाय 180 डिग्री वो क्या हो जाएगा? वो SR हो जाएगा. लेकिन कंपाउंड में ग्रुप्स तो सेम ही है ना, तो RS बोलो या SR बोलो, बात तो एक ही है. तो RS बोलो या SR बोलो, बात तो एक ही है. मतलब वहां पे क्या आ गया? वहां पे आ गया एक प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो उस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये कंपाउंड बन गया मीजो. तो प्लेन पोलराइज लाइट को ऊपर वाला कायरल कार्बन जितना डेविएट करेगा उतना ही डेविएट करेगा नीचे वाला कायरल कार्बन एटम अदर डायरेक्शन में. इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, इसको लर्न करना. मीजो कंपाउंड्स डू नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी. जो मीजो कंपाउंड्स है वो कुछ भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते. क्यों नहीं शो करते? बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपेंसेशन. अंदर ही अंदर वो कंपेंसेट हो गया. कंपेंसेट हो गया मतलब अंदर ही अंदर जितना डेविएशन ऊपर वाले कार्बन ने दिखाया उतना ही डेविएशन नीचे वाले कार्बन एटम ने दिखा दिया अपोजिट डायरेक्शन में. तो उसमें आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो लर्न करने का, मीजो कंपाउंड में होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से सेम कंपाउंड मिल गया, सेम कंपाउंड सुपर इंपोजेबल बन गया. तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा फिर उसमें. डाउट्स प्लीज. ओम डाउट है क्या? आपने हाथ उठाया था, डाउट है तो हाथ उठाओ प्लीज. एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज? कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत बढ़िया. तो मीजो कंपाउंड एक प्रॉपर्टी है. कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, मैं मीजो हूं है ना, लेकिन मैं किसी पर्सन का भाई हूं, दोनों में अंतर है. मीजो मतलब मेरी खुद की प्रॉपर्टी, किसी का भाई होना मतलब भाईचारा है, वो रिलेशन है. एनांशियोमरिज्म इज अ रिलेशन, मीजो इज अ प्रॉपर्टी. बहुत बढ़िया. तो वो बन गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो देखो ये एक स्पेशल केस है जिसमें दो कायरल कार्बन एटम है लेकिन फिर भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इंटरनल कंपेंसेशन हो. तो याद करो, एक किसी जमाने में 3 पॉइंट्स हुए करते थे किसी स्लाइड पे. मैंने बोला था कि सेकंड वाला पॉइंट बाद में बताऊंगा, फ्यूचर में बताऊंगा. तो वो फ्यूचर आज प्रेजेंट बन चुका है. आज मैंने वो सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा दिया. अब घर पे जाना, घर पे मतलब बाद में क्लास के बाद में यूट्यूब पे वो वीडियो देखना, उसमें देखना वो जो सेकंड नंबर का पॉइंट है अब वो समझ में आएगा. ठीक है. सो लेट अस मूव अहेड नाउ. अपन आगे बढ़ते, इसको करते डिलीट.
नहीं, ये बाद में, पहले ही है। इसमें कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स इन दिस प्लीज पूछ लो, शर्मा मत। मीजो कंपाउंड समझ में आया सबको? मीजो कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरनल रोटेशन, हाँ हर्षद एक सेकंड, हर्ष कुलकर्णी 1 मिनट। इंटरनल कंपेंसेशन, plane of symmetry is present, same groups on both the carbon atoms. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट्स अपन लर्न कर लेंगे। हर्ष कुलकर्णी। सर आपने अभी वो बोला कि प्लेन पोलराइज लाइट के साथ उनका जो बिहेवियर होता उसके वजह से वो कंपेंसेशन होता, उसका एक स्टेटमेंट मतलब डिक्टेट कर देते, हम लिख लेते सर। हाँ, तो प्लेन पोलर, हाँ एक्चुअली कैसा हो रहा है हर्ष, आप पहले कंसेप्ट समझ लो। ऊपर वाला कायरल, देखो इसमें 2 कायरल कार्बन है, बराबर हर्ष? हाँ सर। तो ऊपर वाला कायरल कार्बन इमेजिन करो कि 30 डिग्री पॉजिटिव में डेविएट करेगा, ठीक है? हाँ अब हाँ क्योंकि नीचे वाला जो कायरल कार्बन है उसमें भी ग्रुप्स तो सेम ही है ना, हाँ लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन हाँ में सर। डिवाइड करेगा तो उसको -30 डेविएट करना पड़ेगा। यस। तो इसका मतलब प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर उसका कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अपन ऐसा लिखेंगे, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दे हैव इंटरनल कंपेंसेशन। हर्ष समझा क्या ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो। आदित्य प्लीज आस्क। सर मतलब ये वाले टॉपिक में सिर्फ वो लास्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है ना सर? बस लास्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि उसमें इंटरनल कंपेंसेशन रहता है। और इंटरनल कंपेंसेशन क्यों रहता है ये भी आप समझे आदित्य। ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है उस पे क्या क्या ग्रुप्स है? मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप, बड़ा सा ग्रुप। नीचे वाला जो कायरल कार्बन एटम है ये वाला, उस पे क्या क्या ग्रुप्स है? उस पे भी तो वही ग्रुप्स है, मिथाइल Yes, ग्रुप, sir. ब्रोमीन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और बड़ा वाला ग्रुप है। वो दोनों ग्रुप सेम रहेंगे तो ऊपर वाला +30 करता तो नीचे वाले को -30 करना ही पड़ेगा, इसलिए इंटरनल कंपेंसेशन। क्लिक हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो कि नीचे वाले कायरल कार्बन में अगर ये ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ जाता तो फिर ये मीजो नहीं बनता, फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी आती। ये ब्रोमीन की जगह फिर क्लोरीन लिखना पड़ता ना अपने को, तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, तो वो केस में वो मीजो नहीं बनता। मीजो क्यों है? क्योंकि ऊपर के कार्बन के ग्रुप्स और नीचे के कार्बन के ग्रुप्स सेम सेम है। ठीक है आदित्य, डाउट है क्या? नहीं है डाउट? तो इसमें एक और पॉइंट ये भी लिख लो, मीजो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स बिकॉज द ग्रुप्स आर सेम। मतलब वो किसी कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ऊपर के कार्बन के जो 4 ग्रुप है वही 4 ग्रुप नीचे के कार्बन के है। ऊपर के कार्बन के 4 ग्रुप और नीचे के कार्बन के 4 ग्रुप सेम सेम है, इसीलिए मीजो प्रॉपर्टी शो करता है। मीजो नहीं शो करता था तो एनांशियोमर बनता था। मीजो नहीं शो कर पाता था तो एनांशियोमर बनता था। शांतनु। तो सर जो ऊपर का जो तीसरा फिगर है, तो वो दोनों जो कंपाउंड्स है वो एक दूसरे के एनांशियोमर्स नहीं होंगे? नहीं, इनांशियोमर नहीं होंगे, वही मैं बता रहा हूँ। इनांशियोमर तब बनते हैं जब ऑप्टिकली एक्टिव हो, लेकिन ये कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जो सी वाला कंपाउंड है और जो डी वाला कंपाउंड है वो दोनों का ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 है, तो 0 होने की वजह से वो एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है ही नहीं। ठीक है, ओके सर। वेरी गुड। जैसे ये ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन ऊपर के ब्रोमीन की जगह सपोज यहाँ पे क्लोरीन होता और यहाँ पे भी क्लोरीन होता तो ये इनांशियोमर होते, है ना? इधर क्लोरीन होता और इधर भी क्लोरीन होता तो ये एनांशियोमर होते। लेकिन अब कैसा हो गया, इसमें यहाँ पे पीओएस आ गया, तो पीओएस आने की वजह से इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो गई ना, इसलिए अब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और इसलिए एनांशियोमर नहीं है। तो सी और डी कंपाउंड सेम सेम कंपाउंड है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ेगा अपन। इसको डिलीट करते हैं। श्रेया को डाउट है, बोलिए श्रेया। सर इसमें ए और बी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते? नहीं, ए और बी जो है वो एक्चुअली मतलब सेम ही चीज चल रही है वो।
ए और बी और सी और डी ये चारों एक ही कंपाउंड है क्योंकि वो मीजो है। ओके ओके सर। ठीक है, इसके थोड़े अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फील गुड फैक्टर आ जाएगा। थोड़ा वेट कर लो, क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेट कर लो, असाइनमेंट बांट देंगे इसका। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपने को कंसेप्ट देखना है स्पेसिफिक रोटेशन का, लेकिन ये कंसेप्ट से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको। सब लोग इसके बारे में सोचे, ठीक है। दो भाई है और दोनों भाइयों का एक बिजनेस है ना, अपने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो भाई है, उनका बिजनेस है। तो ऐसा इमेजिन करो कि एक पर्सन का शेयर 51% है, और जैसे मुकेश अंबानी का शेयर 51% है और अनिल अंबानी का शेयर 49% है। तो किसी बिजनेस में एक भाई की थोड़ी ज्यादा चलती है, उसका ज्यादा से है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसकी ज्यादा सुनी जाती है क्योंकि उसका शेयर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसके पास ज्यादा शेयर है कंपनी के। तो किसी के एक भाई के 51% है, दूसरे भाई के 49% है। तो ए पर्सन के ज्यादा शेयर्स है, लेकिन कितने से ज्यादा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। पर्सन ए हैज गॉट 51% शेयर्स, पर्सन बी हैज गॉट 49% शेयर्स। तो पर्सन ए के शेयर्स कितने ज्यादा है? शांतनु आंसर 1%। 1%, गलत आंसर। सोचो, पर्सन ए के शेयर्स 1% इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, इक्वल वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन दूसरे वाले से तो उसके 2% शेयर्स ज्यादा है। समझे इस चीज को? 49 और 51 का अंतर, डिफरेंस बिटवीन 49 एंड 51 इज 2%। तो ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी की मतलब स्टेट 1% ज्यादा है। मुकेश अंबानी का पावर अनिल अंबानी से 2% ज्यादा है। समझ रहे हो ना आप? डिफरेंस इज ऑफ 2%, बिकॉज 49 माइनस 51 2, मतलब 51 माइनस 49 2 होता है। तो हम हमेशा क्या सोचते हैं, हम हमेशा इक्वल से सोचते हैं, इसलिए हमारा आंसर 1% आता है। और इसीलिए जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर देने के लिए हाथ उठाया था उनको भी मैंने पूछ लिया, क्योंकि पहला आंसर जो आता है वो सोच समझ के नहीं आता है। ठीक है, अब शायद शांतनु सोच पा रहे होंगे इस चीज को। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं अपन रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको? रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर अपने पास में दो कंपाउंड्स है आर और एस, जैसे डी और एल कंपाउंड है, अगर डी वाला है 25% तो एल वाला कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो जो फाइनल रोटेशन आएगा वो कितने की वजह से आया? 50% एल की वजह से आया, क्योंकि 25 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और एक्स्ट्रा कितना बचा? 50% एक्स्ट्रा बचा। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। सोचो, मीजो में अपन ने क्या सीखा? इंटरनल कंपेंसेशन। अभी हम क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो एक्सटर्नल कंपेंसेशन में क्या होता है? जितना एक्स्ट्रा है उतना ही फाइनली लाइट को डेविएट करेगा। तो ये 25-75 वाला याद रखना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन 20-80 वाला। 20 इज आर एंड 80 इज एल। तो फाइनल आंसर 80 इज एस, तो फाइनल आंसर आएगा 60 एस की वजह से। ओम तो सर बोलिए। सर मतलब वो मीजो वाले में एक्सटर्नल कंपनसेशन 0 रहेगा। मीजो वाले में एक्सटर्नल कंपेंसेशन की गरज ही नहीं है, क्योंकि वहां पे इंटरनल कंपेंसेशन से ही वो जीरो हो गया। जो चीजें एनांशियोमरिज्म शो करती है उनमें एक्सटर्नल कंपेंसेशन आता है। मीजो तो एनांशियोमर बनाता ही नहीं, अच्छा ठीक है सर। है ना। मीजो वाला तो इंटरनली कंपेंसेट हो गया, तो वो तो अंदर ही अंदर जीरो है ना। अपन एक्सटर्नल कंपेंसेशन उन्हीं के लिए देखेंगे ना जो लाइट को डेविएट करते हैं। जैसे एक रस्सी है, मैं 5 न्यूटन से खींच रहा हूं, आप 3 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो डिफरेंस 2 न्यूटन आया ना। लेकिन अगर वो रस्सी रखी हुई है, कोई खींच ही नहीं रहा है उसको, तो फिर थोड़ी बात करेंगे डिफरेंस की। तो मीजो कंपाउंड में तो इंटरनल कंपेंसेशन से ही जीरो हो गया। मीजो कंपाउंड की तो इच्छा ही नहीं है रस्सी को खींचने की। ये अब शायद थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अपन नेक्स्ट रन पे मिलते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्लास अटेंड कर लो अगला। नेक्स्ट रन पे यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।